हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में। अभी तक आपने इससे पहले जो प्रीवियस हमारे लेक्चर थे आपने प्लांट टिश्यू पढ़ा है, प्लांट टिश्यू के बारे में आपने बात की है। इसी के साथ हमने बात की थी यहाँ पे कि हमें पढ़ना है प्राइमरी टिश्यू एंड सेकेंडरी टिश्यू के बारे में थोड़ा सा। तो हमने अभी तक जनरल टाइप्स पढ़े हैं जो कि आपके बुक में दिए गए हैं। आपके पास टिश्यू अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब हम प्राइमरी और सेकेंडरी टिश्यू के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में आपने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर देखा था। प्रीवियस लेक्चर में आपने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था जिसमें हमने बात की थी यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में। हमने कहा था 4 टाइप्स के हमारे पास एनिमल टिश्यू आते हैं। एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है और नर्वस है। इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं क्योंकि इनके फंक्शंस, लोकेशन और इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट यहाँ पर होता है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल टिश्यू, यानी कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल टिश्यू से। उससे पहले थोड़ा सा एनिमल टिश्यू का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आपको यहाँ पे देख लेना है कि एनिमल टिश्यू जो है डेफिनेशन सेम होगी यहाँ पे। आपने कहा कि अगर प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो प्लांट सेल्स का जो ग्रुप है वो मिल करके जब एक पर्टिकुलर काम करता है तो उसे हम प्लांट टिश्यू कहेंगे। सेम वैसे ही एनिमल सेल्स का जो एक ग्रुप है जो मिल करके एक पर्टिकुलर काम को करता है उसे हम क्या कहेंगे, एनिमल टिश्यू कहेंगे। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास आता है जिसे आप उपकला ऊतक कहते हैं। थोड़ा सा उपकला ऊतक के बारे में पढ़ लेंगे। जनरल इनके फंक्शंस क्या होते हैं यहाँ पे और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बॉडी के किस पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, एपिथेलियल टिश्यू का नाम क्या है यहाँ पे, उपकला, ठीक है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि ये क्या देते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि ये क्या देते हैं, सुरक्षा, प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा देते हैं हमें। सुरक्षा कैसे देते हैं, अगर ये हमें सुरक्षा दे रहे हैं इट मीन्स कि हमारी बॉडी के आउटर पार्ट में होंगे। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो जब भी सुरक्षा होती है तो सुरक्षा क्या होती है कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, लेयर होती है, या फिर आपने कहा जो बाउंड्री होती है, वही क्या करती है, सुरक्षा करती है। जैसे हम सेल में जाएंगे और जब आपने बात की है यहाँ पे एनिमल सेल के बारे में, तो आपने कहा एनिमल सेल में एक आउटर मोस्ट लेयर थी जिसे हमने क्या बोला था, सेल मेम्ब्रेन बोला था। जैसे कि हमने बात की थी किसके बारे में, यहाँ पे प्लांट सेल के बारे में, उसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग थी वो थी यहाँ पे सेल वॉल, ठीक है। तो हमने कहा जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जैसे प्लांट एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है और प्लांट सेल में सेल वॉल है, क्योंकि बाहरी कवर है, बाहरी परत है, तो इसका एक काम क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना भी होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि हमारे घर में क्या होती है, बाउंड्री होती है हमारे घर में, जो हम क्या करते हैं, चारों तरफ से क्या करते हैं, घर को कवर करते हैं, बाउंड्री करते हैं। वो क्या है, एक सुरक्षात्मक दीवार हमारी होती है, सुरक्षात्मक कवरिंग हमारी होती है। जैसे कि हमारे घरों में जो हमारा गेट होता है वो क्या होता है, सुरक्षा देता है। वैसा ही अगर हम बात करें टिश्यू के बारे में, तो हमारी बॉडी में जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या करेगा, सुरक्षात्मक कवर, एक सुरक्षात्मक परत के रूप में काम करता है। तो आपको सबसे पहली लाइन यही कही गई है, दे आर द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के सुरक्षात्मक ऊतक होते हैं कौन, उपकला ऊतक। इस बात से इतना तो आपको आइडिया लगा लेना है कि इसका मतलब ये क्या होंगे, आउटर मोस्ट कवरिंग होगी। इट मीन्स की आउटर मोस्ट कवरिंग अगर हम अपनी बॉडी की देखते हैं तो हम स्किन देखते हैं, ठीक है, हेड टू टो अगर आप देखते हैं तो आपको स्किन मिलती है। तो हमने कहा इसका मतलब क्या होगा, हमारी स्किन जो है वो किससे बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू से बनी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा दे कवर मैनी ऑर्गन्स एंड कैविटीज दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, यानी कि ये शरीर के अंदर बहुत से अंगों और जो कैविटी होती है, जो गुहा होती है, उसे ढकते हैं, ठीक है, जो कि मानव शरीर में क्या होती है, पाई जाती है। तो प्रीवियस लेक्चर में सेम चीज हमने बोली थी, कवरिंग का मतलब होता है बाहर से कवर करना, लाइनिंग का मतलब होता है अंदर से कवर करना। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जब बात की थी, हमने क्या बात की थी, ये एक ट्यूब है, ये एक पूरी ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब को जब बाहर से इस प्रकार से आपको कवरिंग मिलती है तो इसे हम कवरिंग कहेंगे। अगर अंदर से मिलती है तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइनिंग कहेंगे।
चलिए, तो हमने कहा अगर बाहर से आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे कवरिंग दिखाई दे रही है, तो उसे हम कवरिंग नाम देंगे, और अगर अंदर से आपको मिलेगी तो हम उसे क्या कहेंगे, लाइनिंग नाम देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने कहा कि जो आपके इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उनको भी क्या करते हैं, कवर करती है, और लाइनिंग, दोनों ही चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। आपने कहा वेयर आर द एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपने कहा द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं, आर्टरीज है, कैविटीज है, आर्टरीज है, वेन है, कैपिलरीज है, यानी कि जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनकी जो परत होती है। द लाइनिंग ऑफ द माउथ, जो माउथ की क्या है, लाइनिंग होती है। ध्यान रखिए, जो माउथ, आपका माउथ जो अंदर से कवर है उसकी जो कवरिंग होती है, जो लाइनिंग होती है। किडनी ट्यूब्यूल्स, जो आपके वृक्क होती है उनकी जो नली होती है। जो आपकी त्वचा है, जो आपकी क्या है, त्वचा यानी कि स्किन है। जो आपके लंग्स के एल्वेलाई हैं, लंग्स समझते हैं, लंग्स आप समझते हैं जब आप बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ये आपके लंग्स हैं प्रकार से, और ये जो आपके स्ट्रक्चर आते हैं गोल गोल, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, एल्वियोलाई देते हैं नाम। इन एल्वियोलाई, ये जो एल्वियोलाई की जो लाइनिंग होती है उनमें भी क्या पाए जाते हैं, आपके यहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यू है वो पाए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर देखिए समझ आया, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाया गया है। आपके जो लंग्स में जो आपके क्या होते हैं, यहाँ पे जो इस प्रकार से जो बबल्स जैसे दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को स्टोर करेंगे और उसे ब्लड वेसल्स को देंगे, और ब्लड वेसल्स से आपके कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और उसे क्या करेंगे, ऐसे जो बॉडी है उससे रिमूव करेंगे। तो ये कुछ बॉडी पार्ट्स हैं हमारे जहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। अब जब आप अलग अलग टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कौन सा एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़े तो हम बात करते हैं उपकला ऊतकों की संरचना और कार्य क्या होते हैं, यानी कि हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में और फंक्शंस के बारे में। ठीक है, आपने कहा द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज टू एक्ट एज अ बैरियर एंड सेपरेट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम फ्रॉम ईच अदर। सबसे पहला काम तो ये है, क्योंकि हमारी स्किन में पाया जाता है, तो एक बाधा के रूप में, बाधा का मतलब होता है कि कोई भी जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता है, एज अ बैरियर काम करती है हमारी स्किन। आपने जब पढ़ा है इम्यून सिस्टम के बारे में, इम्यून सिस्टम हम कई बार जैसे पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपने कभी इम्यून सिस्टम के बारे में जब बात की होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें जब आप पढ़ते तो उसमें एक पार्ट आपका स्किन का भी होता है, एक रोल स्किन भी प्ले करती है, क्योंकि हमने कहा है एक चैप्टर आपके पास आता है क्लास 8 में, आपने पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, एक चैप्टर हमारे पास आता था, आपने पढ़ा होगा। और उसमें हमने ये कहा था कि हमारे चारों ओर क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर टाइम हर जगह 24 घंटे, चाहे आप घर पर हैं, चाहे आप अपने स्कूल में हैं, चाहे आप कितने भी अच्छे कितने भी क्लीन प्लेस में हैं, आपको वहाँ पे क्या मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, दोनों टाइप के होंगे, यानी कि गुड और बैड दोनों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। आपने कहा हर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्किन में एंटर नहीं कर सकते, स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपने कहा कि स्किन एज अ बैरियर वहाँ पे काम करती है और ये पैथोजेंस को हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकती है। तो ये क्या कर रही है, हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है और पैथोजन के लिए एज अ बैरियर काम कर रही है। तो पहला तो पॉइंट यही है कि उपकला ऊतकों का जो मुख्य कार्य एक बाधा के रूप में कार्य करना है। दूसरा, विभिन्न अंगों और प्रणालियों को एक दूसरे से अलग करना है, जैसे यहाँ पे देखिए, कभी डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब हमने बनाया, ये स्टमक आ गया हमारा, ठीक है, और यहाँ से आपकी क्या है, जो छोटी आंत है वो स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर आपका क्या आता है, यहाँ पे पैनक्रियाज आता है। तो ऐसा है कि पैनक्रियाज और जो स्टमक है वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, हमने कहा नहीं, ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। यहाँ पर किसकी वजह से, जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है उसकी मदद से ये एक दूसरे से अलग होंगे। तो जो इंटरनल ऑर्गन है वो एक दूसरे से चिपके हुए नहीं रहते हैं, वो एक लेयर के द्वारा एक दूसरे से कैसे रहते हैं, भिन्न रहते हैं, ठीक है।
तो हमने कहा कि ठीक है, हमें देखने में ऐसे लगेंगे कि ये कैसे है, चिपके हुए हैं, लेकिन एक लेयर के थ्रू ये क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। तो वही हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके अंत अंग होते हैं, इंटरनल ऑर्गन जो आपके आते हैं, वो एक दूसरे से कैसे रहते हैं, अलग रहते हैं। ठीक है, जिसे सेल को सेल मेम्ब्रेन आउटर इन्वायरमेंट से अलग कर देती है, वैसे ही एपिथेलियल जो टिश्यू है वो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से सेपरेट रखता है। ठीक है, पहला तो फंक्शन हमें पता चल गया है। सेकेंड हमने क्या बात की है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आपने कहा उपकला ऊतक की कोशिकाओं के बीच कोई स्थान यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आपने इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में बात की होगी जब आपने प्लांट टिश्यू पढ़ा होगा, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं पाया जाता है। आपने कहा द सेल्स आर परमिएबल, कैसी होती है ये कोशिकाएं, पारगम्य होती है, चीजें आर पार यहाँ से जा सकती हैं। दिस मेक इट पॉसिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो बिटवीन द बॉडी एंड द इंटरनल इन्वायरमेंट। आपने कहा इससे क्या होता है, उनके लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच और शरीर और बाहरी वातावरण के बीच सामग्रियों का आदान प्रदान करना संभव हो जाता है। तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि जो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है, इनकी जो सेल्स है वो परमिएबल होती हैं, चीजें आर पार जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज आर पार जा सकती है, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी नीड होगी, वो चीजें आर पार जा सकती हैं। जैसे आपकी स्किन से पसीना निकलता है, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है तो कोई चीज बाहर ही नहीं आ पाएगी, आती है वहां से। ठीक है, जो स्वेटिंग होती है वो आपको फील होती है। तो आपने कहा कि यहाँ से जो सामग्री है उसका आदान प्रदान यहाँ से इजिली हो सकता है। Lastly, the epithelial tissue remain separated from the tissue beneath them because of a thin membrane over them। आपने कहा उपकला ऊतक उनके ऊपर एक पतली झिल्ली के कारण उनके नीचे ऊतकों से अलग रहते हैं। इन शॉर्ट आपको ये बोला जा रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, सटे हुए नहीं होंगे, एक लेयर के थ्रू एक दूसरे से कैसे होंगे, भिन्न होंगे। तो एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, जनरल चीजें हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंफ्यूजन होगा। एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे कि जो उपकला ऊतक है या जो एपिथेलियल टिश्यू है उनके क्या क्या आपको फंक्शंस और स्ट्रक्चर बताए गए हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो इनके आते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा कि हमारे पास जैसे आते हैं स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर यहाँ पर आते हैं। तो डिफरेंस क्या है, जैसे कि जो सिंपल स्क्वैमस हमारे पास आते हैं, आप देख रहे हैं कि एक क्या है हमारे पास, इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, एक स्क्वायर टाइप का आपके पास यहाँ पर आता है सिंपल स्क्वैमस। अगर ऐसे ही बहुत सारी लेयर्स यहाँ पे बन जाती है, मल्टी लेयर आ जाती हैं स्क्वैमस की, सिंपल स्क्वैमस की अगर मल्टी लेयर आ जाती हैं तो इसे नाम दिया जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। ठीक है, तो अब आपको दोनों चीजें अलग अलग करके बताई गई हैं, इसका मतलब साफ है कि कहीं पर आपके सिंपल स्क्वैमस पाए जाएंगे जहां पर कैसी होगी, जो थिन लेयर होगी, और जहां पर थिक लेयर होगी वहां पर आपके क्या होंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस पाए जाएंगे। अब आते हैं सिंपल क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पर भी सेम है। अगर क्यूबॉइडल की सिंपल एक लेयर है तो उसे हम सिंपल क्यूबॉइडल कहेंगे, और अगर क्यूबॉइडल की मल्टी लेयर आ जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें कि सिंपल क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल क्या होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे। अब आते हैं कॉलमनर। कॉलमनर में क्या होता है कि ये लंबे होते हैं, कॉलम जैसे होते हैं, इस प्रकार से ऐसे कॉलम जैसे होते हैं। ये कैसे होते हैं, क्यूब जैसे होंगे आपके। ठीक है, कॉलमनर आपने कहा कि यहाँ पे सिंपल कॉलमनर और यहाँ पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर आपके पास यहाँ पे आते हैं। तो ये अलग अलग शेप आती हैं एपिथेलियल टिश्यू की। इनके शेप के अकॉर्डिंग इनकी लोकेशन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक चार्ट आता है यहाँ पे, जिसमें हम बात करेंगे सिंपल स्क्वैमस कहाँ पे होगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहाँ पर होगा, कॉलमनर जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ पर होगा, सीलिएटेड कहाँ पर होगा, क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर कहाँ पर होंगे। तो दो चीजें बेसिकली हम इनके बारे में बात करेंगे, इनका स्ट्रक्चर यानी कि संरचना कैसी है इनकी, और ये कहाँ पाए जाते हैं। जहाँ पाए जाएंगे वहां से उनके काम का पता चल जाएगा कि ये इनका काम क्या होगा।
सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल स्क्वैमस। अभी कुछ देर पहले आपने सिंपल स्क्वैमस का डायग्राम देखा है। सिंपल स्क्वैमस जो होते हैं ये कैसे होते हैं, डेलिकेट सेल होते हैं। डेलिकेट सेल का मतलब होता है कि कोमल जो कोशिकाएं हैं वो होती हैं। सेल लाइनिंग एंड possess a flat thin structure। आपने कहा दे हैव डेलिकेट सेल, इनमें क्या होते हैं, कोमल कोशिकाएं होती हैं। एंड सेल लाइनिंग एंड possess a flat thin structure। कैसे होते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और कैसा होगा, थिन होगा, पतला होगा। ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर है। तो ये पाए कहाँ जाते हैं, आपने कहा ये एल्वेलाई में पाए जाते हैं। जो अभी आपने लंग्स में एल्वेलाई का स्ट्रक्चर देखा है तो ये एल्वेलाई में पाए जाते हैं। एंड बोमन्स कैप्सूल नेफ्रॉन इन द किडनी। और किडनी में जो यहाँ पर क्या होता है, बोमन कैप्सूल्स होता है, उनमें ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। आपने क्या, एल्वेलाई एंड बोमन्स कैप्सूल नेफ्रॉन इन किडनी, ये इनके क्या है, लोकेशन है। अब आपको ये देखना है कि एल्वेलाई का काम क्या होगा और बोमेंस कैप्सूल का काम क्या होगा। अगर हम एल्वेलाई की बात करें तो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहा है चीजों को। हमने क्या बोला था, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो परमेबल होती हैं, चीजें वहां से एक्सचेंज हो सकती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एल्वेलाई के बारे में तो एल्वेलाई का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, एल्वेलाई कैसी है, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं एल्वेलाई। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन होती है और ये क्या करते हैं, इनमें जो ऑक्सीजन होती है ये ऑक्सीजन को किसे दे देते हैं, जो आपके ब्लड होता है ब्लड में दे देते हैं। और ब्लड से क्या ले लेंगे, CO2 ले लेंगे। तो एक्चुअली में क्या चल रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा है। हमने यही बोला था कि लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको काम का पता चल जाएगा। जैसे अगर हम सिंपल स्क्वैमस की बात करें तो ये एल्वेलाई में पाए जाते हैं। एल्वेलाई में इनका काम क्या होगा, एक्सचेंज करने में ये क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। थिन क्यों है, क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज होना है, इसीलिए वहाँ पे थिन और फ्लैट जो स्ट्रक्चर है उसकी आवश्यकता यहाँ पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बोमेंस कैप्सूल। एक बार आप लोगों को ये देखना है कि किडनी में बोमेंस कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है। एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे, अगर आंसर नहीं मिलेगा तो आप लोग से पूछ सकते हैं। तो पहला जो है सिंपल स्क्वैमस, उसका जो उसकी जो लोकेशन है और फंक्शन है आप लोग एक बार नोट कर लेंगे। चलिए, ये तो बात है सिंपल स्क्वैमस की। अब बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की। तो सिंपल स्क्वैमस में सिर्फ एक लेयर थी। जब यहाँ पर सिंपल स्क्वैमस की मल्टी लेयर बन गई है तो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस आ गया है। यहाँ पे कहा गया है कि ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एपिथेलियम स्क्वैमस सेल्स आर अरेंज्ड इन सेवरल लेयर्स। आपने कहा सिंपल सी बात है कि जो स्क्वैमस है वो बहुत सारी लेयर्स में जब अरेंज हो जाता है, एक आपने का एक क्या बना रहा है, एक ग्रुप बना रहा है, एक यहाँ पे पैटर्न बना रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहेंगे। कहाँ पे पाई जाती है, स्किन। अब देखिए डिफरेंस ये देखना है, सिंपल स्क्वैमस कैसा था, थिन था। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कैसा होगा, मल्टी लेयर होंगी तो कैसा होगा, ऑफ कोर्स थिक होगा। ये कहाँ पाया जाता है, आपकी स्किन में पाया जाता है। स्किन के अलावा और कहाँ पाया जाता है, एक बार आप लोग पढ़ करके लेकर के आएंगे। स्किन में आपने कहा थिक लेयर क्यों पाई जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो आपकी स्किन है, क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग है। आउटर मोस्ट कवरिंग को कैसा होना होता है, थोड़ा सा हार्ड होना होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि आपकी जो स्किन है वो मल्टी लेयर होती है। कभी आप अगर ध्यान देंगे तो जैसे कोई चीज है, कोई कांटा है, तो वो एकदम से नहीं चुभता है, आप थोड़ा सा अंदर डालेंगे तब वो वहां पे चुभेगा। जैसे कि पेन है और पेन का पॉइंटेड जो एंड अगर आप अपनी स्किन पे लगाते तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से घुस जाएगा, वो तभी घुसेगा जब उसे थोड़ा सा प्रेशर के साथ क्या किया जाएगा, पुश किया जाएगा। क्योंकि आपकी जो स्किन है वो कैसी है, मल्टी लेयर यहाँ पर है। ठीक है, स्किन का फंक्शन क्या होगा, आपने कहा बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एज अ बैरियर काम कर रहा है। ठीक है, आपने कहा कि एक स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, एक तरीका है जैसे स्वेटिंग यहाँ पर होती है, तो इसके द्वारा क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। तो ये हमने बात की स्क्वैमस के बारे में। अब आते हैं कॉलमनर। कॉलमनर जो होते हैं वो कैसे होंगे, कॉलम शेप के होंगे। कॉलम शेप का मतलब होता है कुछ इस प्रकार के, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर इनमें पाया जाता है। ठीक है, कॉलमनर शेप के होते हैं और इनमें कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस प्रकार के, क्योंकि ये पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो पाया जाता है वो पाया जाता है इंटेस्टाइन में।
इंटेस्टाइन में आपने कहा जब ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार के आपको दिखते हैं, इन्हें हम कहते हैं विलाई। और हमने क्या बोला था, विलाई किस में मदद करेंगे, एब्जॉर्प्शन में। तो इसीलिए आपको ये बोला गया है कि जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि इनकी लोकेशन कहाँ है, वैसे वैसे आपको इनके फंक्शंस खुद ही पता चल जाएंगे। तो हमने डाइजेशन पढ़ा है, डाइजेशन में हमने विलाई पढ़ा है, हमने कहा इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। तो बेसिकली ये मदद किस में कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहे हैं। अब आते हैं सीलिएटेड कॉलमनर में। सीलिएटेड कॉलमनर का मतलब क्या होता है कि इनमें सीलिया प्रेजेंट होंगे। इस प्रकार से सीलिया क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। शेप कैसी है, कॉलमनर ही है, लेकिन इनमें क्या पाए जा रहे हैं, सीलिया जैसे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, सीलिया पाए जा रहे हैं। सीलिया होते हैं छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। ये मदद करते हैं, वैसे मूवमेंट में मदद करते हैं। जैसे आपने कभी बैक्टीरियल सेल के बारे में आप बात करेंगे तो वहां पर आप सीलिया को देखते हैं। आपने कहा कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू विच हैव सीलिया प्रेजेंट ऑन देम। ऐसे कॉलमनर टिश्यू जिनमें क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम सीलिएटेड कॉलमनर कहते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, आपने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कभी देखा है, जैसे आपको कफ होता है तो कफ जो है वो निकलता है, तो एक्चुअली में वहां पे क्या करते हैं, ये सीलिया मदद करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि सीलिया हमारी बॉडी में एक और जगह भी पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसमें फैलोपियन ट्यूब होता है, वो वाला जो रीजन होता है वहां पे भी सीलिया पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, ओवम की मूवमेंट में मदद करते हैं। क्योंकि ओवम जो होता है वो इमूवेबल होता है, यानी कि मोटाइल नहीं होता है, उसमें गति नहीं पाई जाती है, बट उस सीलिया में इस प्रकार से जैसे कह सकते हैं लुढ़क करके आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं क्यूबॉइडल, जो क्यूब जैसी संरचनाएं आपने बोली थी, क्यूबॉइडल है, आपने कहा दे आर क्यूब शेप्ड सेल्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। किडनी ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों में मदद करेंगे। लास्ट आता है ग्लैंडुलर, और ये पाए जाते हैं आपके ग्लैंड में। आपने कहा दीज आर स्पेशल ग्लैंड सेल्स दैट कैन सिक्रीट सब्सटेंसेस। कहाँ पाए जाते हैं, ग्लैंड यानी कि ग्रंथियों में पाए जाते हैं। और ग्रंथियों का जो नेचर होता है वो क्या है, सिक्रेशन है। आपने कहा एग्जांपल है जैसे स्वीट ग्लैंड इन स्किन, द स्किन क्या होगा, सिक्रीशन यानी कि श्रावण का काम करेंगे। तो ये हमारे पास अलग अलग प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू आते हैं, जिनके बारे में कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो इन्हें आप लोग एक बार नोट कर लेंगे। चलिए, तो आज हमने यहाँ पे एनिमल टिश्यू को स्टार्ट की है, जिसमें आपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात की है। एक बार आप लोग रीड करके लेकर के आएंगे कि आपके बुक में आपको क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।